बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 19 का एक छोटा सा और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो आपको पता है कि फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने सिंपल माइक्रोस्कोप को पढ़ा, फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप को पढ़ा। अगर आपने सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप को पढ़ रखा है तो फिर हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत क्यों पेश आई है बच्चे? इस वजह से कि इसकी रिजॉल्विंग पावर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, जिसको आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं, ये उससे भी बेहतर है। यानी कि वो जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसमें ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस यूज़ करते थे, वो अगर आपको रिजॉल्विंग पावर देती है ना माइक्रोमीटर में, तो ये आपको रेजोल्यूशन पावर देती है नैनोमीटर में। तो ये उससे भी बेहतर है। तो आइए फिर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का स्टार्ट करते हैं बच्चे। सबसे पहले दुनिया की पहली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1931 के अंदर 1931 के अंदर अर्नस्ट रुस्का साइंटिस्ट था, जिसने 1931 के अंदर दुनिया की पहली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाई। बच्चे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की दो टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एक को हम कहते हैं टेम और दूसरी को हम कहते हैं सैम। टेम और दूसरी क्या है जी? सैम। अब ईएम का मतलब तो आप समझ गए होंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब टी का मतलब क्या है? अच्छा, ज़रा टी का मतलब बताने से पहले ये याद रखिएगा, जो टेम है ना वो 2D है, 2 डायमेंशनल, और जो सैम है वो 3 डायमेंशनल है। एक बात तो ये, टी का मतलब है बच्चे ट्रांसमिशन, और ईएम का मतलब आप समझ गए होंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब ये मैं सिर्फ ईएम लिख रहा हूं। तो टी का मतलब है ट्रांसमिशन, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, एम का मतलब माइक्रोस्कोप। तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अभी जो मैं डायग्राम बनाऊंगा आपके सामने, तो वो टेम की होगी। हमारी बुक में जो डायग्राम बनी है ना, वो टेम की है, सैम की नहीं है। और एस का मतलब क्या जी? स्कैनिंग। और ईएम का मतलब आप समझ गए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अच्छा, कुछ किताबों में ये लिखा है ये एस का मतलब स्कैटरिंग है, ऐसा नहीं है। एस का मतलब स्कैनिंग है। बेशक आप गूगल पे सर्च करके देख लें, सैम का एब्रीविएशन आपको स्कैनिंग ही देगा। बहरहाल टेम और सैम की जो कंस्ट्रक्शन है वो कोई खास इतनी डिफरेंस नहीं है। टेम के अंदर हम ऑब्जेक्ट को, जिस चीज़ को हमने बड़ा करके देखना है, उसको सेंटर में रखते हैं, और जो सैम के अंदर हम ऑब्जेक्ट को बिल्कुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बॉटम में रखते हैं। तो बहरहाल मैं इसका डिफरेंस नहीं अब बताने जा रहा, जो हमारी बुक में हम टू द पॉइंट वहीं तक रहेंगे, ठीक है। तो ये मैंने टेम और सैम के बारे में थोड़ा सा आपको डिफरेंस बताया। टेम के अंदर ऑब्जेक्ट को सेंटर में रखते हैं, और सैम के अंदर, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, ऑब्जेक्ट को सबसे बॉटम पे, सबसे नीचे रखते हैं, एंड पे। जनाब, डेफिनेशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, द डिवाइस एक ऐसी डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर हाईली मैग्नीफाइड, द डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर हाईली मैग्नीफाइड एंड resolved image, highly magnified and resolved image of object by means of highly energetic इलेक्ट्रॉन। ज़रा तवज्जो करें जी, अब मैं इसकी डेफिनेशन आपको समझा देता हूँ। एक ऐसी डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर, अब ज़रा लफ्ज़ों को गौर करें, एक ऐसी डिवाइस जो आपको हाईली मैग्नीफाइड एंड रिजोल्व्ड इमेज। बच्चे, मैग्नीफाइड का मतलब है चीज़ों को बड़ा करके दिखाना, और रिजॉल्व का मतलब है चीज़ों को बड़ा तो करे लेकिन उसको परफेक्ट, यानी कि उसकी रेजोल्यूशन पावर भी बड़ी अच्छी हो।
बात समझ रहे हैं कि नहीं? यानी कि वो चीज़ों को वाज़िया भी करके दिखाती हो। एक ऐसी डिवाइस जो हाईली मैग्नीफाइड हो, हाईली रिजॉल्विंग पावर हो, उसकी रेजोल्यूशन पावर भी बहुत ज़्यादा हो। अभी मैं एडवांटेजेस के अंदर आपको बताऊंगा भी। और आप देख रहे हैं ना, उसकी मैग्नीफिकेशन पावर भी 20 लाख टाइम है। इतनी ज़्यादा मैग्नीफिकेशन पावर है इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। और बाय मीन्स ऑफ हाईली इनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन एक बड़े इनर्जेटिक पार्टिकल है। और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है बच्चे, नोट करेंगे। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज वेव बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चे आपको याद है कि इससे पिछले टॉपिक में हमने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को पढ़ा था, तो उसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को प्रूव किया था बाय डेवियन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। आई होप कि आपने वो लेक्चर सुन लिया होगा। हमने बड़ा डिटेल लेक्चर पढ़ा है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डेवियन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन की कौन सी नेचर है, पार्टिकल या वेव? वेव नेचर है। और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में आपको इक्वेशन याद होगी, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर 2mv अंडर रूट। ठीक है, ये डेविन और जर्मर एक्सपेरिमेंट में हमने प्रूव किया था। और डी ब्रोगली में हमने लिखा था लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। तो ये दोनों इक्वेशनें मैंने आपके सामने लिख दी हैं। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन की जितनी वेलोसिटी ज़्यादा होगी ना, उतनी उनकी वेवलेंथ कम होती जाएगी। ज़रा यानी कि अगर हम चाहते हैं ना इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ बहुत कम हो, तो हम चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉन बड़ी स्पीड से मूव करें, वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी। यानी कि स्पीड के साथ इनवर्स रिलेशन है। जितनी स्पीड ज़्यादा होगी उतनी वेवलेंथ कम होगी, और जितनी वेवलेंथ कम होगी उतना ज़्यादा फायदा है, क्योंकि वो बड़ी बारीक से बारीक चीज़ के अंदर भी पेनिट्रेट हो जाएगी। और आप इमेजिन करें, मैंने इधर लिखा है कि इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ एक्स रेज और ऑर्डिनरी लाइट से भी कम है। यानी कि आम लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है, 10⁻⁷ मीटर, और एक्स रेज की तो आप जानते हैं ना 10⁻⁻10 मीटर, जिसको हम 1 एंगस्ट्रम भी कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन अगर हम 50 kV, डू यू इमेजिन 50 kV, के का मतलब होता है 1000, 50,000 वोल्ट की अगर बैटरी हम लगाएं, यानी कि आप देखें पोटेंशियल कितना ज़्यादा है। तो इधर ज़रा देखें, जो डेवियन और जर्मर एक्सपेरिमेंट में अगर पोटेंशियल आप हाई करते जाएंगे तो वेवलेंथ कम होगी। ये एक्सपेरिमेंट भी तो यही बता रहा है ना। यानी कि हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कम से कम हो। तो आप देखें इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ एक्स रे से भी कम है, 10⁻⁻12 मीटर। ठीक हो गया। तो ये इसका फ़ायदा है जी, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ ऑर्डिनरी लाइट और एक्स रे से भी कम है। और जितनी वेवलेंथ कम होगी उतनी ज़्यादा फायदे की बात है, ताकि वो बारीक से बारीक चीज़ के अंदर भी पेनिट्रेट हो जाएंगी। एडवांटेजेस एंड पे पढ़ते हैं। प्रिंसिपल बता दिया है, फार्मूले मैंने, ये दोनों फार्मूले हमने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और डेवियन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में प्रूव किए हुए हैं। ठीक है, वेवलेंथ कम होगी कब, जब पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होगा ना। ठीक है, अब बच्चे इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं। अगर आप तवज्जो कीजिएगा, यहाँ से आपने डायग्राम को बड़े अच्छे तरीके से समझना है। इसके कंस्ट्रक्शन के अंदर मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला मेन पार्ट, आप डायग्राम को समझ लें, बाकी थ्योरी आपको समझ आ जाएगी साथ साथ। तो बच्चे सबसे पहला मेन पार्ट आता है जी इलेक्ट्रॉन गन। तो ये हमारी बुक में ना इलेक्ट्रॉन गन को पूरा नहीं दिखाया गया, अलबत्ता इलेक्ट्रॉन गन आपको पता है हमने चैप्टर 14 में कैथोड रे ऑसिलोस्कोप CRO में बड़ी डिटेल से पढ़ा हुआ है। जाहिर बात है इसके अंदर फिलामेंट भी होगा, बैटरी भी लगी हुई है, बात समझ आई ना। और वो उसका पोटेंशियल कितना है, 50,000 वोल्ट, 50,000। तो इतने ज़्यादा पोटेंशियल वाली बैटरी जब फिलामेंट को गर्म करेगी तो फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और फिलामेंट के आगे क्या लगा होता है, एनोड। एनोड के ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल है। तो ये सिर्फ और सिर्फ मैं इधर लिख देता हूं कि ये क्या चीज़ मैंने आपके सामने बनाई है जी, दिस इज इलेक्ट्रॉन गन। बच्चे ये इलेक्ट्रॉन गन है, इसकी डिटेल नहीं दिखाएगी, सिर्फ इतना लिखा है कि ये इलेक्ट्रॉन गन है। मैंने आपको हिंट दे दिया है कि हमने CRO में भी पढ़ा है, और इसके अंदर क्या क्या लगा होता है मैंने बता दिया है। ठीक है, क्योंकि मैं डायग्राम ऐसे ही बनाऊंगा जिस तरह आपकी बुक में है। इलेक्ट्रॉन गन है जनाब। अब क्या होगा, इधर से इलेक्ट्रॉन की रेस निकलेंगी, ठीक है, और इधर मैं रख देता हूं कंडेंसर लेंस।
तो ये है कंडेंसर। कंडेंस कहते हैं ना यानी कि इकट्ठा करना। यानी कि आप जरा तवज्जो करें, ये हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये जो आपको रेड लाइन में एरो नजर आ रहा है ना, दिस इज ऑब्जेक्ट। कंडेंसर लेंस क्या करेंगे, मैं इधर लिख देता हूं, ये इलेक्ट्रॉन गन आ गई और ये कौन सा लेंस है जी, कंडेंसर लेंस। कंडेंसर लेंस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गन में से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ये हर तरफ फैलेंगे ना, तो ये कंडेंसर लेंस क्या करेगा, सिर्फ उस इलेक्ट्रॉन को की बीम को कंडेंस करके सिर्फ और सिर्फ कहां पे आके गिराएगा जी, सिर्फ और सिर्फ उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है ना हमारा, ये है ऑब्जेक्ट जिसको आप स्पेसिमन भी कहते हैं। मैं इधर लिख देता हूं, दिस इज स्पेसिमन। स्पेसिमन का मतलब ऑब्जेक्ट, मतलब जिसको आपने देखना है ना, जिस चीज को आप बड़ा करके देखना चाहते हैं। तो स्पेसिमन या ऑब्जेक्ट एक ही बात है, ठीक है, परेशान नहीं होना, मैंने ब्रैकेट में लिख दी है, परेशान ना हो। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 10 में हमने ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ा था। आपको याद है ना, ऑब्जेक्ट के पास जो लेंस होता है उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस। जो आंख के पास होता था उसको हम आई पीस लेंस कहते थे। फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 10 कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मैट्रिक लेवल पे भी आपने पढ़ा है। तो बस उसी दो लेंसों को ज़हन में रखें, बस उधर ऑप्टिकल लेंस यूज होते हैं, इधर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस है, तो काम वही वाला है। ठीक हो गया जी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गन, इसने इलेक्ट्रॉन जनरेट किए, सारे तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की बीम, लेकिन कंडेंसर लेंस उसको इलेक्ट्रॉन की बीम को कंडेंस करके किसके ऊपर फॉल करवाएगा जी, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, उस स्पेसिमन के ऊपर। अब ऑब्जेक्ट के करीब जो लेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस। और इधर क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक ऑब्जेक्टिव। बात वही होगी ना। तो ये मैं आपके सामने एक मैग्नेटिक ऑब्जेक्टिव लेंस बना देता हूं। तो ये है जनाब मैग्नेटिक। अच्छा, ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं पहले लिख दूं मैग्नेटिक। याद करने का तरीका बड़ा आसान है, ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्टिव, कोई परेशानी वाली बात ही नहीं। ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्टिव लेंस ही होगा ना, मैग्नेटिक ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, तो मैग्नेटिक ऑब्जेक्टिव लेंस। अच्छा, ये आपको ये दो डब्बे से नजर आ रहे हैं ना बच्चे, ये हकीकत में ऐसे नहीं है। हकीकत में ये जो मैग्नेटिक ऑब्जेक्टिव लेंस है ना, इसकी शेप होती है डोनट शेप। डोनट आइसक्रीम आपने खाई होगी, खाई है ना, कमेंट सेक्शन में बताएं अगर खाई है तो। वो आपने देखी हुई है जिसका गुलाई सी होती है और सेंटर में एक सुराख होता है, डोनट शेप। आइसक्रीम भी खाई होगी। तो ये ना इस तरह गुलाई में होते हैं लेंस, जिसके सेंटर में एक सुराख होता है। तो क्या करता है कि ये इलेक्ट्रॉन की बीम इस ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद क्या करती है जनाब, स्केटर होती है। इधर तवज्जो करें, मैग्नेटिक ऑब्जेक्टिव आप थ्योरी को अंडरलाइन करते हैं साथ साथ। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, यहां से ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसके हेड से स्केटर होगी, ये वाली बीम कुछ इधर जाएगी और इधर टेल से कुछ इधर। तो ये आपको डाइफ्रैक्ट होती नजर आ रही है। जरा आप तवज्जो करें, पहले ऑब्जेक्ट ऐसे है ना, अब आपको रियल एंड इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट याद है, उधर भी हम कुछ ऐसा ही पढ़ते थे। तो ये आपको फर्स्ट इमेज बनती दिखाई देती है। तो दिस इज द फर्स्ट इमेज। बच्चे ये पहली इमेज बन गई है। ऑब्जेक्ट ये है, ये उसकी इमेज बन गई। ऑब्जेक्ट जिस तरह ऑब्जेक्ट पढ़ा ना, इमेज उसके उलट है, यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। जैसे ही ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन की बीम टकराती है ना, तो इलेक्ट्रॉन की बीम स्केटर होके इन लेंस के अंदर इंटर होती है, मैग्नेटिक ऑब्जेक्टिव लेंस के अंदर। तो वो लेंस के अंदर इंटर होने के बाद वो स्केटर होती है। तो ये तस्वीर बन गई जी। अब मैं चाहता हूं मैं इसको और बड़ा करके देखूं, यानी कि ये याद है, फिर ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, फिर हम आई पीस लेंस रखते थे। तो बिल्कुल इस तरह इधर भी हम एक लेंस और रखेंगे जिसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट इमेज प्रोजेक्टर। तो इस लेंस का काम क्या है जी, इंटरमीडिएट। अब ये इमेज के साथ है ना, तो इधर मैं क्या लिख दूंगा, इमेज प्रोजेक्टर। ठीक है, और ये जो ये तो हो गया ना ऑब्जेक्टिव लेंस। दिस इज एक्ट लाइक एज अ प्रोजेक्टर लेंस या आई पीस लेंस। मैं इधर ब्रैकेट में लिख देता हूं, आपको याद आ जाएगा।
कि ये ऐसे ही काम करता है जिस तरह ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में आईपीस लेंस, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आईपीस लेंस है, दो ही तो लेंस हैं। ये तो सिर्फ कंडेंस करने के लिए रखा ना, ताकि वो पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन बीम उसके ऊपर आके गिरे। तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस, ये आईपीस लेंस, बस नाम बदले हैं। उधर ऑब्जेक्टिव लेंस था, इधर है मैग्नेटिक ऑब्जेक्टिव। बात समझ आ रही है? तो फिर इधर इमेज बन गई, फिर हम लिखते थे आईपीस लेंस। उस ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप को भी ध्यान में रखें ना आप, मैं कंपेयर कर रहा हूं दोनों को, ठीक है। अब क्या होगा, फिर इस इमेज को बड़ी इमेज करके दिखाता है। ये देखें, टेल से इधर आ जाएगी, ठीक है, और हेड से ये इधर चली जाएगी। लो जी, ये फाइनल इमेज आपके पास बन चुका है। तो दिस इज द फाइनल इमेज। और फाइनल इमेज हमने किसी ना किसी चीज़ के ऊपर तो देखना है ना, तो ये हम रख देते हैं जी फ्लोरिसेंट स्क्रीन। तो दिस इज द फ्लोरिसेंट स्क्रीन, ठीक है। या इसकी जगह पे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ भी रख सकते हैं। फ्लोरिसेंट स्क्रीन रख दें या इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ, जहां पर आपकी फाइनल इमेज बनेगी। एंड दिस इज ओवर फाइनल इमेज, या सेकंड इमेज कह लें, फाइनल इमेज। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ के ऊपर परमानेंट इमेज आपकी बन जाएगी ना, ठीक है। उसके बाद इसके साथ मुख्तलिफ डिवाइसेस लगी होती हैं, कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं, फिर आपको इमेज उधर बनती हुई नज़र आती है। तो आपने देखा बच्चे कि ये कितने आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया। ये जो कंडेंसर लेंस, मैग्नेटिक ऑब्जेक्टिव लेंस और इंटरमीडिएट इमेज प्रोजेक्टर, इन तीनों लेंस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस भी कहते हैं। इन तीनों लेंस को हम क्या कहते हैं, इनका एक नाम है, इन तीनों लेंसेज का नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज कह लेना, तीन इकट्ठे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज भी इनको कहते हैं, तीनों को। तो देखा बच्चे आपने, वन बाय वन हमने चीज़ों को स्टडी किया। और ये जो मैंने आपको बताया ना, ऑब्जेक्टिव लेंस और इमेज प्रोजेक्टर, इनकी शक्ल किस तरह की है, इनकी शेप होती है जी डोनट शेप। डोनट शेप, जिस तरह डोनट आइसक्रीम होती है, गुलाई है, असल शेप इस तरह की है ना। हमारी बुक में असल शेप नहीं बनी, गुलाई में और सेंटर में एक सुराख है जहां से इलेक्ट्रॉन की बीम जाती है। तो आपने देखा पहले ऑब्जेक्ट ऐसे था, फिर उसकी फर्स्ट इमेज उल्टी बनी, फिर उस फर्स्ट इमेज के बाद सेकंड इमेज बनी, फिर उसी तरह। तो जिस तरह ऑब्जेक्ट पड़ा था उसी तरह उसकी फाइनल इमेज बन गई है, ठीक है। स्क्रीन पर आपको सीधी इमेज ही नजर आएगी। ये छोटी सी डायग्राम है, आई होप कि आपको थ्योरी भी समझ आ जाएगी। ये मैंने इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ के बारे में आपको बता दिया है। एडवांटेजेस क्या है जी, हाई रेजोल्यूशन है, हाई मैग्निफिकेशन है। 50 केवी इलेक्ट्रॉन बीम कितनी रेजोल्यूशन पावर पैदा करती है जी, 0.5 to 1 नैनोमीटर। एमसीक्यूज में आता है, आप नोट कर लें। नैनो का मतलब 10⁻⁹। ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसकी डेंसिटी में डिफरेंस होता है बच्चे। जब ये ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन बीम पास करती है ना, तो ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस इनकी इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी कम होती है, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर वो डिफरेंस नजर आता है, ठीक है। तो जबकि हमने पढ़ा था ना ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, उसकी रेजोल्यूशन पावर होती है 0.2 माइक्रोमीटर। तो बताएं बेहतर कौन सी है, ये वाली ना। इसकी नैनो में, इसकी माइक्रो में, तो नैनो वाली ज्यादा बेहतर हुई ना फिर। इसीलिए तो कहता हूं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से भी ज्यादा है, ठीक है। ये इसकी रेजोल्यूशन पावर। इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इमेजेस आर ब्लैक एंड व्हाइट। बच्चे ये जो आपको इमेज नजर आएगी ना स्क्रीन के ऊपर, ये ब्लैक एंड व्हाइट होगी, ये कलर्ड इमेज नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन का कोई कलर तो होता ही नहीं, ओ भाई इलेक्ट्रॉन का कलर कोई होता ही नहीं। तो वो जो आपको तस्वीर नजर आएगी वो ब्लैक एंड व्हाइट नजर आएगी। जबकि हमने जो फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 10 में कंपाउंड माइक्रोस्कोप में पढ़ते थे, उधर तो लाइट यूज होती है, तो उधर आपको कलर्ड इमेज नजर आता है। इधर आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ब्लैक एंड व्हाइट इमेज नजर आता है, और इसकी मैग्निफिकेशन 20 लाख टाइम ज्यादा है। तो बच्चे ये था आज का लेक्चर। आई होप को इसके एडवांटेजेस और इलेक्ट्रॉन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत कम है, ठीक है। ये इसकी डायग्राम, डेफिनेशन, प्रिंसिपल और इसकी दो टाइप्स, ठीक है। और इसको सबसे पहले किसने बनाया, कब बनाया, ठीक है।
तो आई होप कि लेक्चर आपको समझ आ गया। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मुबशिर अहमद को दें इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।